हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक तिवारी स्वागत करता हूं आपका रिविहान पर, जहां हम खास आपके लिए लेकर आते हैं बोर्ड एग्जाम की कंप्लीट तैयारी, वो भी पर्सनलाइज और इंटरेक्टिव लेक्चर्स के साथ में। बेटा, हमने किसी सीरीज में एक बढ़िया सा चैप्टर स्टार्ट किया जिसका नाम क्या था? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र हमने स्टार्ट किया। हमने देखा वैद्युत आवेश क्या होता है, द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। हमने ये भी देखा गर्मियों में जो हमें हल्का फुल्का शौक लगता है, ऐसा टच करते शौक लगता है, ये कैसे होता है? याद ना आ रहा हो तो मैं आपको बता दूं, जब बेटा हम चलते हैं तो चलने की वजह से क्या होता है, पैर हमारे जमीन में घिसते हैं। पैरों के जमीन में रगड़ खाने की वजह से, घर्षण की वजह से घर्षण विद्युत उत्पन्न होती है और हमारे हाथों में क्या आ जाता है? आवेश आ जाता है। इसे अपन क्या कहते हैं? घर्षण विद्युत कहते हैं। ठीक है, चलो, तो इसी प्रकार से आगे और बढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं विद्युत फ्लक्स तथा गॉस प्रमेय। बेटा, गॉस प्रमेय क्यों पढ़ना है? जब आप पढ़ेंगे तब आपको चीजें समझ में आएंगी। कई बार ऐसा होता है कि कुछ वस्तुओं की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल पाना असंभव सा हो जाता है, तब गॉस प्रमेय एक ऐसा प्रमेय जो हमें हेल्प करता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने में। ठीक है, और इसी प्रकार से हमें पढ़ना होगा विद्युत फ्लक्स। पर उसके पहले अपन एक बार डिटेल में ही देख लेते हैं कि भाई हम क्या पढ़ने वाले। हम पढ़ने वाले क्षेत्र सदिश क्या होता है, फिर हम क्या पढ़ेंगे बेटा कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है, फिर पढ़ेंगे गॉस प्रमेय, फिर पढ़ेंगे गॉस प्रमेय से कूलाम के नियम करेंगे मन, और साथ ही साथ हर बार की तरह इस बार हम क्या करेंगे, कुछ प्यारे प्यारे से अपने आंकिक प्रश्न। क्या करेंगे बेटा? कुछ प्यारे प्यारे से आंकिक प्रश्न। ठीक है, तो चलिए बेटा, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्षेत्र सदिश। ठीक है, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? क्षेत्र सदिश। मुझे आप बता सकते हो कि क्षेत्र सदिश क्या होता है? हाँ सर, हमें मालूम है क्षेत्रफल एक सदिश राशि हो। यदि ना मालूम तो आपको बता दो बेटा कि यदि हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग है जिसकी भुजा है 4 मीटर की, ठीक है, जिसकी भुजा 4 मीटर है, ये भुजा भी क्या होगी? 4 मीटर। यदि मैं आपसे पूछूं कि इसका क्षेत्रफल मुझे बता दीजिए, क्या पूछूं? मैं पूछूं आपसे कि इसका क्षेत्रफल मुझे बता दीजिए, तो क्षेत्रफल क्या होता है भाई? भुजा गुणित भुजा। जी हाँ, तो हम लिखेंगे सर भुजा गुणित में भुजा, तो ये हो जाएगा सर 4। कितना हो जाएगा? 4 गुणित में 4 और 4 चौके 16 मीटर की घात 2 या 16 मीटर स्क्वायर, है ना, 16 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया? क्षेत्रफल आ गया। पर यदि क्षेत्रफल एक सदिश राशि है तो इस क्षेत्रफल की कहीं ना कहीं क्या होनी चाहिए बेटा? दिशा होनी चाहिए। ध्यान देना, क्षेत्रफल की दिशा, यदि मैं इस पे एक पेन रखता हूं तो पेन की नोक जिस तरफ दिखा रही है वही हमारे लिए क्या कहला जाएगी? क्षेत्रफल की दिशा कहलाएगी, जिसे हम कहेंगे क्षेत्र सदिश। तो क्षेत्र सदिश क्या होता है बेटा? कोई भी क्षेत्र, जैसे मैं कह लूं ये हमारे पास बढ़िया सा स्मार्ट बोर्ड है जिसपे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यदि मैं पूछूं सर यदि इसका एक क्षेत्रफल होगा तो इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा? यहाँ पे एक पेन रखो, जिस तरफ एक नोक जा रही है वही हमारे लिए क्या कहला जाएगा? क्षेत्रफल सदिश कहला जाएगा। क्या मेरे हाथ में एक क्षेत्रफल है? जी सर, क्या मेरे हाथ का क्षेत्रफल सदिश हो सकता है? बस एक पेन रखना है, क्षेत्रफल सदिश ऐसा जा रहा है, एक पेन रखना है, क्षेत्रफल सदिश ऐसा जा रहा है, तो ये कहलाता है बेटा क्षेत्रफल सदिश। और याद रखेंगे क्षेत्रफल भी एक क्या होता है? सदिश राशि होती है। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्षेत्र सदिश। ठीक है, क्षेत्र भी क्या होता है? एक सदिश राशि। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल एक सदिश राशि होता है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। इसकी दिशा पृष्ठ के विलंबत बाहर की तरफ होती है। मैंने कहा पेन को रखना है और जिस तरफ लंबवत रखना है पेन को, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं, लंबवत रखो, जिस तरफ पेन की जो नोक आपकी पॉइंट आउट कर रही है कि इस तरफ जाना है, तो ये हमारे क्षेत्रफल सदिश की क्या कहला जाएगी? दिशा कहला जाएगी। चलिए भाई, आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल सर, आगे की ओर बढ़ सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कूलाम के नियम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछूंगा। क्यों? क्योंकि बेटा ये वाली चीज मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं और इसलिए मैं वापस रिपीट होने वाली, तो एक बार आपको कूलाम का नियम रिकॉल हो जाए, बहुत बढ़िया बात होगी। दो बिंदु आवेशों Q तथा -Q को पहले वायु में और फिर K परावैद्युत अंक वाले माध्यम में रखा जाता है। दोनों परिस्थितियों में आवेशों के बीच लगने वाले बल का अनुपात होगा, मतलब कि पहला F हवा में डिवाइडेड बाय F माध्यम में, इसका अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है। मैं हो रहा हूं शांत, माइक हो रहा है ऑन, और आप दे रहे एक सुंदर सा प्यारा सा आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एकदम शानदार जवाब दिया है आपने। आपने दिमाग लगा लिया सर कि ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर है K/1। आपने सोचा होगा कि सर हमने पहले से पढ़ा है F वायु बटे में F माध्यम, आपने पढ़ा था ये वाली बात। F वायु बटे में F माध्यम बराबर क्या होता है? K परावैद्युतांक। बटे में 1 लिख दूं तो अपना आंसर आ जाएगा सर K अनुपात 1। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सर? हमारा ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। वेरी गुड, एकदम सही दिमाग लगाया है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं हमारा अगला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट क्या होगा बेटा? क्षेत्र सदिश के बाद विद्युत फ्लक्स का। क्या होता है बेटा विद्युत फ्लक्स? देखो मैं आपको समझाता हूँ विद्युत फ्लक्स क्या होता है। सबसे पहले तो होता यह है कि भाई हमारे पास मान लेते हैं ये क्षेत्रफल सदिश है, ठीक है, और इस क्षेत्रफल से के पीछे कहीं पर एक धनात्मक आवेश है और सामने सामने एकदम तुम्हारे पास ऋणात्मक आवेश है।
तुम ऋणात्मक आवेश लेकर बैठे हो, मैं बोर्ड के पीछे बैठ जाऊं धनात्मक आवेश लेकर, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर जाती हैं, तो धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की तरफ ऐसे निकल के जाएंगे। अब यदि मैं इसकी काउंटिंग करता हूं तो क्या होता है बेटा, विद्युत फ्लक्स होता क्या है असल में कि जितना भी अपने पास गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है उनकी गिनती करनी होती, ठीक है। क्या है विद्युत फ्लक्स? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अविलंबित गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। जितनी क्षेत्र रेखाएं पीछे इस बोर्ड के पीछे क्या धन आवेश, तुम्हारे पास क्या है ऋण आवेश। अब चलो अपन गिनते हैं, यदि एक निकला तो अपन ने कहा सर 1 2 3 4 5 6, 6 रेखाएं निकल गई हैं सर, तो विद्युत फ्लक्स आ गया 6, ठीक है। देखो परिभाषा तो है कि सर कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं उसकी गिनती विद्युत फ्लक्स कहलाएगा, लेकिन हमारे पास कोई भी ज्ञान चक्षु नहीं कि मैं गिन लूं, क्योंकि यदि मैं ऐसा बोल रहा था 1 2 3 तो मैं केवल गिनती गिन रहा था, मुझे विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती नहीं दिखाई दे रही थी, पर निकल तो रही होंगी, तो इसके लिए क्या चाहिए होगा, हमें सूत्र चाहिए होगा। बस यही दिमाग लगा रहे हैं अपन। हम कहते हैं पहले तो अपन पढ़ लिए ना, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अविलंबित गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। अब समझिएगा ये कैसे निकाला जा सकता है। देखिए सर्वप्रथम मुझे लगता है मुझे पेन का कलर चेंज कर लेना चाहिए, ग्रीन से मुझे कुछ दूसरा कलर चाहिए होगा, रेड कलर का, ठीक है। ध्यान दीजिए, अपनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं मान लेते हैं ऐसे जा रही है, ठीक है। अब जो सीधे सीधे जा रही है उनकी कोई चिंता नहीं, पर ऐसा यदि मैं मानूं कि सर ये क्षेत्र रेखाएं ये अपना विद्युत क्षेत्र है, ठीक है सर, ये हमारा विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अब मान लो अपना जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल किसी और दिशा में जा रहा है, क्या हो रहा है, क्षेत्रफल मुझे दिखाई दे रहा है कि सर क्षेत्रफल कुछ इस दिशा में दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये तो गड़बड़ हो गई भाई, क्यों गड़बड़ हो गई, देखो सिंपल सी बात थी, मैं तुम्हें समझा रहा था अभी बहुत देर से कि जो भी इसके पीछे से बाहर की तरफ निकल रही है अपन को उन सबकी काउंटिंग करनी है, ठीक है। मतलब क्षेत्र इसका क्षेत्रफल सदिश कैसा है, ऐसा विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी ऐसा, मतलब अपन को वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं चाहिए जो क्षेत्रफल सदिश के साथ चल रही हो, पर यहाँ पे तो इनका क्षेत्रफल सदिश ही कहीं और चला जा रहा है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इस ए के दो घटक तोड़ेंगे, ये हमारे पास मान लेते हैं ये कोण थीटा है, ये कोण क्या हमारे पास, ये कोण सर हमारे पास थीटा है, तो अपन क्या करेंगे इसके दो घटक तोड़ेंगे, इसके जो दो घटक आने वाले हैं बेटा हमारे पास पहले आने वाला है ई ए कॉस, सॉरी ए है तो अपने पास ए के हिसाब से लिखेंगे, आपको पता है जिसके साथ थीटा कोण लगा होता है वो क्या कहला जाता है हमारे लिए, कॉस थीटा, जिसके साथ थीटा नहीं लगा होता वो क्या कहला जाता है, साइन थीटा। तो ये हो जाएगा सर हमारे पास ए साइन थीटा, और ये वाला हो जाएगा सर हमें ए कॉस थीटा, और हमें किसको लेना था, कॉस थीटा वाले को, तो हमारा दिमाग आ जाता है सर हमारे फ्लक्स का जो फॉर्मूला आएगा, फ्लक्स को बेटा फाई से निरूपित करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास ई ए कॉस थीटा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा, ठीक है। फाई बराबर क्या हो जाएगा भाई, ई ए कॉस थीटा, या फिर कह लीजिए वेक्टर ए ई डॉट में वेक्टर ए, डॉट मतलब कि अदिश गुणनफल, मतलब कि विद्युत फ्लक्स एक प्रकार की अदिश राशि है, हम लिख भी सकते हैं कि यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है सर, यह एक अदिश राशि है। क्या कोई तकलीफ, बिल्कुल नहीं सर। सर ऐसा ही मात्रक की चर्चा कर लेते हैं, बिल्कुल आपकी यदि इच्छा है तो बेटा ऐसा ही मात्रक की भी चर्चा करेंगे और बाकी चर्चाएं भी करेंगे। सर्वप्रथम हम बात कर रहे हैं ऐसा ही मात्रक की, ठीक है। चलो ऐसा ही मात्रक क्या होता है हमारे पास, ई क्या भैया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो क्या होता है हमारे पास सर न्यूटन प्रति कूलम, सॉरी न्यूटन मीटर लिख दिया मैंने, इसे सही करते हैं अपन, इसे हम लिखते हैं न्यूटन प्रति कूलम, और साथ में क्षेत्रफल है तो ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो अपना ऐसा ही मात्रक क्या बन जाएगा, हमारा ऐसा ही मात्रक बन जाएगा सर न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलम, ठीक है। ऐसा ही मात्रक हो गया। यदि कोई विमीय सूत्र की चर्चा कर ले तो क्या करेंगे सर, बता देंगे हम, विमीय सूत्र क्या होता है ये भी बता देंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं विमीय सूत्र की। विमीय सूत्र क्या होगा भाई, अपने पास सबसे पहले यदि मैं न्यूटन की बात करूं तो न्यूटन की ही बात कर लूं तो इसका विमीय सूत्र होता है सर mL/T-2, न्यूटन मतलब कि बल, नीचे कूलाम है, कूलाम मतलब कि आवेश, आवेश मतलब कि क्या, अपने सर का नाम याद रखेंगे, मेरा नाम क्या है अभिषेक तिवारी, उसको शॉर्ट करेंगे हम तो क्या हो जाएगा हमारे पास 80, ठीक है। साथ ही साथ मीटर का स्क्वायर मतलब एल की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास 2 हो जाएगी। अब क्या हो जाएगा सर, बहुत सिंपल है हमारा सर, सबसे पहले तो m है तो m अकेला, तो m को हम अकेले ही लिखते हैं, ठीक है। L2 है, यहाँ पर एक और आ जाएगा तो L कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आगे t की पावर सर -2 है, -3 हो जाएगी, और a की पावर क्या हो जाएगी -1। ये हमारा क्या बन गया, विमीय सूत्र बन गया। क्या सर और भी सूत्र बनाए जा सकते हैं, बिल्कुल बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के यदि आपको सूत्र याद होंगे तो इसके और भी सूत्र बनाए जा सकते हैं, जैसे कि अपना जो अपने लिखा है, इसको क्या लिखा अपने, देखो तीव्रता का सूत्र होता है क्या है हमारे पास, F/Q, ठीक है, ये होता है हमारे पास। लेकिन यदि मैं आवेश की बात करूं तो कहीं ना कहीं इसका वोल्ट से रिलेशन है, इसका एक और होता है -dV/में क्या होता है dr,
ये सूत्र मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है। ये सूत्र मैं आपको पहले बता चुका था, E बराबर माइनस dv अपॉन dr होता है, ठीक है। चलो एक बार पेन का कलर चेंज किया जाए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हमारा सूत्र होता है बेटा E बराबर माइनस dv बटे में dr। तो एक और आपको इसका ऐसा ही मात्रक बता चुका हूं मैं, क्या होता था, वोल्ट प्रति मीटर। क्या होता था, वोल्ट प्रति मीटर। तो यदि मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यहाँ पे मान रखता हूं तो ये हो जाएगा सर, ऐसा ही मात्रक दूसरा वाला निकाल रहे हैं अपन, ठीक है, ध्यान देना, एक दूसरा वाला ऐसा ही मात्रक, ये हो जाएगा सर हमारे पास कितना, वोल्ट प्रति मीटर गुणित में मीटर की घात 2। तो ये मीटर की घात 2 से ये कट जाएगा, अपना आंसर आएगा वोल्ट मीटर, ठीक है। अलग अलग विमीय सूत्र बन सकते हैं। कैसी राशि है, हम लिख देंगे ये एक अदिश राशि है, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीजें थी, पर मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए, विद्युत फ्लक्स यदि समझ में आ गया तो अपन बढ़ते हैं आगे की ओर। समझिएगा, गॉस प्रमेय, सबसे पहले अपन गॉस प्रमेय को समझते हैं, ठीक है। फिर आपको चीजों एक आध क्वेश्चन पूछता, फिर मैं वापस गॉस प्रमेय पर लेकर आऊंगा, ठीक है। समझिएगा बेटा, गॉस प्रमेय क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश Q का 1 बटे एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। अब समझिएगा ये क्या चीज है, ध्यान देना। अभी तक जो तुमने फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा था, फाई बराबर क्या पढ़ा था बेटा, E A cos थीटा। ध्यान देना, E का मान कितना है सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा सर, Q बटे में R स्क्वायर, और फिर सर हमारे पास कहीं पर क्षेत्रफल आएगा, तो ये हमारे पास, और फिर उसके बाद cos थीटा का हिसाब। ये एक बड़ा सा सूत्र बनेगा सर, और ये बड़ा सा सूत्र कभी कभी क्या कर सकता है सर, हमें परेशान कर सकता है। एक बिंदु आवेश है, उसमें सर इतना सारा दिमाग लगाना पड़ा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान रखना पड़ा, फिर आवेश का मान रखना पड़ा, फिर दूरी का मान रखना पड़ा, फिर क्षेत्रफल निकालो, फिर कोण निकालो, लंबी कहानी हो जाएगी सर। और इस लंबी कहानी को शॉर्ट किसने किया, इस लंबी कहानी को शॉर्ट करने वाले व्यक्ति थे गॉस। गॉस ने तो अपना प्रमेय दिया, हालांकि एक लिमिटेशन है बताऊंगा। गॉस ने अपना प्रमेय दिया, उन्होंने बोला कि भाई इतनी टेंशन नहीं लेनी, क्या करना है अपने को इतनी टेंशन लेनी ही नहीं है। सिंपल सा काम करना है हमें कि सर जितना, यदि आपको फ्लक्स निकालना तो क्या कीजिए, जितना भी अपने को आवेश दिया है ना, उसको एप्सिलॉन नॉट से भाग कर दीजिए। क्या कर दीजिए, एप्सिलॉन नॉट से अपने आवेश को भाग कर दीजिए, हमारा विद्युत फ्लक्स आ जाएगा। देखो कितना छोटा सा सूत्र है। अब यहाँ आप इतना सब मान रखते फिरते, इससे अच्छा क्यू को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। हाँ, इसकी सीमा ये है कि वो कहते हैं कि जो पृष्ठ होना चाहिए वो बंद पृष्ठ होना चाहिए, खुले पृष्ठ में अपन गॉस का प्रमेय नहीं लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको ये चीज दिखा देता हूं, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक प्लस का क्यू आवेश है, इसके आसपास फ्लक्स निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इसके आसपास कुछ पृष्ठ को इमेजिन करना होगा। कैसा इमेजिन करना होगा, मान लीजिए कि इससे r दूरी पर मैं निकालना चाहता हूं, क्या मान लेते हैं तीव्रता निकालना चाहता हूं, तो इसके आसपास मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, इसके आसपास मुझे एक गोला इमेजिन करना पड़ेगा, एक बॉल इमेजिन करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो सर्वप्रथम मैं तुम्हें गॉसियन प्रश्न बताऊंगा, फिर वापस तुम्हें यहां पर लेकर आऊंगा, ठीक है। क्या करूंगा, सर्वप्रथम गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, गॉसियन पृष्ठ वह काल्पनिक पृष्ठ होता है जो गॉस प्रमेय का उपयोग करने के लिए किसी आयतन को परिबद्ध करते हुए खींचा जाता है। यह किसी भी आकार का हो सकता है, ठीक है। जैसे अपन को यदि अभी तीव्रता निकालनी थी, ध्यान देना, यदि मुझे तीव्रता निकालनी थी, धनात्मक आवेश होगा। कैसा आवेश होगा सर, यदि धनात्मक आवेश होगा मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, इसके चारों तरफ एक गोले को इमेजिन कर लूंगा, ठीक है। ये बंद गॉसियन पृष्ठ होगा जो हमारे को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। और अपन बात करते हैं काल्पनिक पृष्ठ की बात कर रहा हूं मैं, कह रहा हूं मान लो कि ऐसा ना हो, मैं कहता हूं हमारे पास क्या हो, एक तार हो, ठीक है, एक लंबा सा तार है। अब इसके चारों तरफ क्या भैया, धनात्मक आवेश है। अब समस्या यह है कि सर यदि मैं इसके चारों तरफ एक गोला इमेजिन करना चाहूं तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इस आवेश से तो दूरियां बराबर थी, पर गोले की दूरियां बराबर नहीं होंगी। तो बेटा यहाँ क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ पर अपन दूसरा काम कर सकते हैं। यहाँ पर हम काम कर सकते हैं बढ़िया तरीके से, सुंदर तरीके से, एक बेलन को इमेजिन करके। हम कल्पना किसकी करेंगे, हम कल्पना करेंगे सर एक बेलन की। किसकी कल्पना की जाएगी सर, हम कल्पना करेंगे एक बेलन की, ठीक है। तो ऐसे अपन जो गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, एक काल्पनिक पृष्ठ होता है। तार होगी, तार के आसपास हम एक बेलन की कल्पना करेंगे। हम कहेंगे बेलन की लंबाई L है हमारे पास, इससे दूरी कितनी है भैया, R है हमारे पास दूरी। अब यहाँ पर हम फ्लक्स वगैरह निकाल सकते हैं, और इस हिसाब से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालेंगे, इसके हिसाब से भी निकालेंगे, इसके हिसाब से भी निकालेंगे। मान लो कि हमारे पास एक पतली सी चादर है, ठीक है, टिन की चादर, इसमें अपने पास बहुत सारा क्या है भाई, धनात्मक आवेश वितरित कर दिया है मैंने, ठीक है। अब इसके आसपास क्या इमेजिन कर लो भाई, अब कह सकता है कोई कि सर एक काम करते हैं, कोई आयत या कह लीजिए वर्ग इमेजिन कर लेते हैं। अब वर्ग आयत इमेजिन नहीं करना तो क्या करूंगा, यहाँ पे भी बहुत सिंपल सा काम करूंगा बेटा, यहाँ पर भी एक क्या करूंगा, बेलन को इमेजिन कर लूंगा। क्या करूंगा बेटा, यहाँ पर भी मैं एक बेलन को इमेजिन कर लूंगा, जिसकी यहाँ से दूरी इसकी क्या होगी, R होगी, और यहाँ से इसकी दूरी भी क्या होगी बेटा,
आर होगी। ठीक है, ये अपने ऊपर है कि अपन क्या इमेजिन करें, पर गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, गॉसियन पृष्ठ एक काल्पनिक पृष्ठ है जिसको अपन उपयोग में लाएंगे जब अपन बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब वापस आते हैं एक बार वापस। ठीक है, कहां पहुंच रहे हैं भाई हम वापस, गॉस प्रमेय पे, जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, चलिए जब गॉस प्रमेय हो चुका है तो बढ़ते हैं आगे, और एक गॉस प्रमेय के हिसाब से बहुत छोटा सा प्रश्न पूछता हूं मैं आपसे। ठीक है, भुजा ए मीटर वाले घन के केंद्र पर एक बिंदु आवेश क्यू कूलाम रखा है, घन के किसी एक पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना की। ठीक है, क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ये मैंने आपको बताया। क्या बताया कि बेटा कुल फ्लक्स ऐसे नहीं निकालना, सीधा है क्यू को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो। गॉस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश क्यू का 1 बटे एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। बस इसी का दिमाग लगाना है और इस प्रश्न को आपको हल करना है। ठीक है, मैं हो रहा हूं शांत, माइक हो रहा है ऑन, और आप दे रहे सुंदर सा प्यारा सा आंसर। वेरी गुड, एकदम सही जवाब। आपने दिमाग लगाया कि सर एक घन था, घन जब था तो सर हम क्या कर सकते थे घन के बारे में, सर हम के घन के बारे में क्या कर सकते थे, सबसे पहले घन बना लेते हैं, है ना, सबसे पहले हम एक घन बना लेते हैं। अब यदि हम इस घन की बात करें तो घन के पास कितने पृष्ठ होते हैं सर, टोटल एक ऊपर एक नीचे, एक इस तरफ और एक उस तरफ, और इस प्रकार से मिला के टोटल 6 पृष्ठ होते हैं। ठीक है, चलो अब यदि मैं फ्लक्स की बात करूं तो एक पृष्ठ से गुजरने, यदि कुल फ्लक्स बोलो तो क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट था। अब यदि आपसे बोला गया है कि बेटा सबसे नहीं निकालना था, हमें सिर्फ ये पता करना था कि इस वाले पृष्ठ से कितना निकल रहा होगा, तो अपन क्या करेंगे बेटा, इसको 6 से भाग कर देंगे, है ना। यदि कुल फ्लक्स चारों तरफ से 60 था, कुल फ्लक्स मान लेते हैं 60 था, तो एक तरफ से कितना होगा भाई, एक तरफ से सर 10 होगा, तो 10 ऊपर का 10 नीचे का, 10 साइड का, 10 साइड का, 10 इस तरफ का 10 उस तरफ का, टोटल मिला के 60 होगा। तो अपना आंसर है 5 बराबर क्यू बटे में 6 एप्सिलॉन नॉट, और ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है। कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। चलिए बेटा बढ़ते हैं आगे, और गॉस प्रमेय से रिलेटेड कुछ बढ़िया सी चीजों को देखते हैं। तो हमें देखना चाहिए वो थ्योरम क्या है ना। चलो पहले हम थ्योरम पर आते हैं, फिर वापस बाद में चर्चा करेंगे। ये जो हम थ्योरम पढ़ रहे थे गॉस प्रमेय वाला, ये यहाँ पर है ना, गॉस के प्रमेय का थ्योरम। इस थ्योरम को सबसे पहले मैं सिद्ध करता हूं कि ये थ्योरम सही है, फिर बढ़ते हैं अपन आगे। आगे की ओर बढ़ते हुए मैं सबसे पहले तो ये थ्योरम आपको सिद्ध करना चाहूंगा। ठीक है, ध्यान दो बेटा, पहले तो मैं आपको बता दूं कि मान लेते हैं कि एक आवेश है हमारे पास। ठीक है, एक आवेश है, उसके आसपास अपन को क्या निकालना है, विद्युत फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है, विद्युत फ्लक्स निकालना। अच्छा आप ध्यान देना इसी चीज पर, किस चीज पर, इस चीज पर आपको ध्यान देना है कि सर यहाँ पर एक धनात्मक आवेश है। कैसा है बेटा, यहाँ पर एक अपने पास सेंटर में क्या है, धनात्मक आवेश है। सेंटर में धनात्मक आवेश से आर दूरी पर यहाँ पर अपने को क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल। अब क्या करेंगे भाई, बहुत सिंपल सा काम करेंगे। ठीक है, फ्लक्स का हमें सूत्र मालूम है, जी सर फ्लक्स का हमें सूत्र मालूम है। फ्लक्स का सूत्र क्या होता है सर, फ्लक्स का सूत्र होता है फाई बराबर ई डॉट डी एस डॉट कॉस थीटा। अच्छा सर अभी तो ई ए कॉस थीटा होता है, तो ए क्या था बेटा, क्षेत्रफल। यहाँ पे मैं डी फाई भी लिख दूं कि छोटा सा फ्लक्स कैसे आओ समझाता हूँ। मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ पर इतनी सी सरफेस है, ठीक है, इतनी सी सरफेस है, केवल इतने से टुकड़े को मैं तोड़ लेता हूँ। अब यदि मैं इतने से टुकड़े की वजह से क्या निकालना चाहता हूँ, फ्लक्स निकालना चाहता हूँ। ध्यान देना, मैं इतने से टुकड़े की तरफ वजह से यदि मैं फ्लक्स निकालना चाहता हूं, तो मैं सबसे पहले तो यहां से भाई पीछे की तरफ खींचूंगा एक। ठीक है, इसका क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होगी सर, आप ऐसा रखेंगे पेन, तो इसका क्षेत्रफल सदिश सर बाहर की तरफ होगा। किस तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा सर। तो अपने ये क्षेत्रफल सदिश का सदिश बन गया अपने पास ds। ठीक है, वहीं पर यदि मैं आपसे पूछूं कि चलो क्षेत्रफल सदिश से थोड़ा सा और आगे बढ़ो और मुझे बताओ कि मुझे ये बताओ कि अपना जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कैसे होगी सर, वो भी लंबवत बाहर की ओर होगी। तो चलो भाई वो भी लंबवत कैसे बना लेते हैं अपन, बाहर की ओर बना लेते हैं। तो इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बाहर की ओर बन गई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा सर डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस कॉस थीटा की जगह पे कितने डिग्री का, देखो डीएस भी वहां पर है और ई भी वहां पर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा सर, 0 डिग्री का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा डी फाई बराबर ई डॉट में क्या हो जाएगा, ds cos 0 का मान कितना होता है, 1। ठीक है, अब यदि मैं कुल फ्लक्स निकालना चाहूं, क्या निकालना चाहूं, मैं निकालना चाहूं कि कुल फ्लक्स कितना होगा, तो ध्यान देना कुल फ्लक्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फाई बराबर यहाँ समाकलन ई डॉट ds। जो ई है बेटा वो तो फिक्स रहेगा, दूरी भी वही है क्योंकि, तो ये हो जाएगा बेटा फाई बराबर ई बाहर कर देते हैं, समाकलन क्या हो जाएगा बेटा, ds हो जाएगा। अब ds मतलब कि क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल। तो क्या तुम बता सकते हो गोले का कुल क्षेत्रफल कितना होता है,
यदि तुम बता सको मुझे कि गोले का क्षेत्रफल कितना होता है तो बहुत खुशी की बात होगी। तो गोले का क्षेत्रफल सर बहुत ज्यादा सिंपल सा सवाल है, ये होता है सर 4 पाई r स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। बस यही मान अपन रखते हैं, ये हो जाएगा फाइव बराबर ई गुणित में 4 पाई r स्क्वायर। क्या कोई तकलीफ? जी नहीं सर। अब अपन आगे की ओर बढ़ते हैं कि मान लीजिए कि हमसे ये पूछ लिया जाए कि किंतु परंतु बंधु तुम तीव्रता का सूत्र बताओ, तो तुम कहोगे सर तीव्रता तो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और सर हो जाता है Q बटे में r स्क्वायर। बस यहाँ पे अपन इसका मान रख रहे हैं, ये हो जाएगा फाइव बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हो जाएगा Q बटे में r स्क्वायर, और हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। अभी ध्यान देना, जो चीजें काटी जा सकती है, जिन्हें मारा जा सकता है, उन्हें मारा जाएगा। जैसे कि r स्क्वायर से r स्क्वायर गया, 4 पाई से 4 पाई गया, फाइव बराबर क्या हो गया हमारे पास? Q बटे में एप्सिलॉन नॉट। क्या हो गया फाइव बराबर? सर फाइव बराबर हो जाता है हमारे पास Q बटे में एप्सिलॉन नॉट। हम लिख रहे हैं फाइव बराबर Q बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्रकार से हमने गॉस प्रमेय को लिखा। प्रश्न आ सकता है 4 नंबर में, गॉस प्रमेय को लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। तो पहले तो प्रमेय लिखिएगा, फिर मान लीजिएगा कि माना एक आवेश की और उसके गॉसियन पृष्ठ की क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। ठीक है, चलो तो गॉस प्रमेय हो गया है। चलो बेटा, अब अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोई बढ़िया सी चीज। ये बढ़िया सी चीज क्या है हमारे पास? क्या तुम्हें पता है बच्चों कि एक टॉपर में और एक एवरेज स्टूडेंट में क्या अंतर होता है? जो टॉपर होता है बेटा वो अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से प्लान करता है, लेकिन एवरेज स्टूडेंट प्लान नहीं करता। ठीक है, अरिविहान ने इस गलती को पकड़ा, इस प्रॉब्लम को पकड़ा, और हम जानते हैं कि यदि कोई एवरेज बच्चा बढ़िया तरीके से प्लान को फॉलो कर भी लेता है, प्लान कर भी लेता है, तो या तो प्लान बहुत अच्छा नहीं बना होगा, और यदि प्लान कर भी लिया तो अच्छे तरीके से वो फॉलो नहीं हो सकता। तो अरिविहान ने इस चीज को समझा और इस सब चीज के लिए एक बढ़िया सी चीज लेकर आए आपके लिए, आपकी पर्सनलाइज्ड टू डू लिस्ट। क्या है? पर्सनलाइज्ड टू डू लिस्ट। क्या है बेटा? आपकी लर्निंग एकदम आपकी स्पीड पे होगी, डेली टास्क पूरे करने होंगे और एग्जाम के पहले रिवीजन करेंगे। ठीक है, डेली टास्क पूरे करने होंगे और एग्जाम के पहले रिवीजन करना होगा। कैसे करेंगे सर? बहुत सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है बेटा? अपनी प्रोफाइल में जाना है, प्रोफाइल में जाकर अपने को अपने टास्क, अपने क्या करना है? डेट लिख देना है कि कब एग्जाम होगा। जैसे आप ऐसा लिख देंगे तो आपको बढ़िया तरीके से आपकी एक बढ़िया सी टू डू लिस्ट बन के आ जाएगी कि आज अपने को ये पढ़ाई करनी है, आज अपने को ये लेक्चर देखना है, अपने को ये टेस्ट देना होगा, ये सारी चीजें, ये सारा प्लान आपका बन के आ जाएगा। तो अलग से आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि सर क्या करना है। आरोह में अध्याय 4 कैमरे में बंद अपाहिज, बढ़िया तरीके से आज हमें ये पढ़ना है। अब जब आपको पता है कि सर ये पढ़ना है तो आप पढ़ोगे, कहीं कोई छूटेगा नहीं, क्योंकि प्लान बेटा जो कॉपियों में बन जाते हैं ना, हम क्या करते हैं? हम नॉर्मली यही काम करते हैं कि हमने बढ़िया तरीके के आज प्लान है कि कल से तो बढ़िया पढ़ूंगा। कल से क्यों? आज से क्यों नहीं पढ़ूंगा? चलो ठीक है, कल से पढ़ूंगा। क्या किया उसके बाद? बढ़िया सा पर्चा बनाया, दीवार पे लगा दिया, चिपका दिया। अब कल सुबह उठा, यार एक काम करा, आज तो लेट हो गया हूं, एक काम करूंगा, कल से पढ़ूंगा। फिर ऐसा कल कल करते करते एग्जाम का टाइम नजदीक आ जाता, फिर कहते हो अरे यार अब इस पर्चा फाड़ देता हूं, एक नया पर्चा लगाता हूं, इसमें 3 दिन में कैसे कोर्स कंप्लीट करूं, ये आ जाएगा। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो ये टू डू लिस्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं गॉस प्रमेय जो पढ़ रहे थे। ठीक है, तो टू डू लिस्ट बनाना ना भूले, पर उसके पहले एक इंटरेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्वेश्चन है, वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान लिखिए। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है। एकांक 1 कूलम आवेश से कितना फ्लक्स निकलेगा? जल्दी से सुंदरता के साथ इसका आंसर बता दीजिए। वेरी गुड, एकदम सही जवाब, सही दिमाग लगाया है आपने। आपने कहा सर क्या सिंपल सा सवाल पूछा आपने। आपने पूछा सर फ्लक्स, तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाइव बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। आपने सर बोला Q बराबर 1 कूलम रखने का है। जब Q बराबर सर हम 1 कूलम रख देंगे तो यही फॉर्मूला बन जाएगा फाइव बराबर 1 बटे एप्सिलॉन नॉट। और हमने बोला सर ऑप्शन डी, और तुमने सही बोला है। सही आंसर क्या हमारा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा अगला सुंदर सा क्वेश्चन क्या है। तो अगला कॉन्सेप्ट क्या होगा? जब अपन ने गॉस प्रमेय पढ़ लिया है तो गॉस प्रमेय की सहायता से हम कूलाम के नियम का निगमन करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन। कि जो कूलाम का नियम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर, इसका निगमन कैसे किया जाएगा। तो मान लो निर्वात में एक बिंदु आवेश प्लस Q बिंदु O पर स्थित है। O केंद्र और त्रिज्या R का एक गोला खींचते हैं। इस गोले का एक पृष्ठ गॉसीय पृष्ठ होगा। ध्यान दीजिएगा कि मैं मान लेता हूं कि हमारे पास एक बढ़िया सा सुंदर सा प्यारा सा आवेश। ठीक है, अभी ध्यान देना, मैं मानता हूं कि इस आवेश को क्या करना है मुझे, क्या करना है मुझे, इस आवेश पर ध्यान देना। मान लेता हूं हमारे पास एक आवेश है। आवेश से कितनी दूरी पर सर? आवेश से r दूरी पर। कितनी दूरी पर? r दूरी पर अपने को क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। कितनी?
आर दूरी पर, सॉरी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं, हमें कह लीजिए बल निकालना है। तो मान लेते हैं कि ये जो आवेश है यहाँ पर कितना बल है भाई, इस आवेश पर बल सर हमारे पास क्या कह लीजिए, यहाँ पर कितना आवेश है, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये पता करने जा रहे हैं हम कि कितना आवेश है, तो हम कहेंगे सर यहाँ पर जो आवेश है वो मान लेते हैं अपने पास Q है, ठीक है। क्या मान लेंगे सर, यहाँ पर अपने पास Q1 आवेश है, कितना आवेश है Q1। अब उससे R दूरी पर दूसरा आवेश क्या मान ले सर, Q2, क्या मान ले, Q2 आवेश मान ले, ठीक है। पहला आवेश क्या है सर, Q1 है, दूसरा आवेश सर क्या है, Q2 है, ठीक है। एक मिनट इसको थोड़ा सही करता हूँ, 2 थोड़ा अजीब अजीब दिखाई दे रहा है, मैं कहता हूँ Q2 आवेश है, ठीक है। पहला आवेश Q1, दूसरा क्या है Q2। मैं दूरी की जब मैं बात कर रहा हूँ कि R दूरी की हम बात करते हैं सर, तो ध्यान देना R दूरी की बात पे मैं कहूंगा ये हमारे पास एक Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है हमारे पास, R है। क्या है, दूरी R है। अब अपने पास इन दोनों के बीच में लगने वाला बल का सूत्र क्या था, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और बटे में क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। हम इस सूत्र का निगमन करने वाले हैं। याद रखना अपने एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियमन का निगमन कीजिए। तो चलो बेटा सबसे पहले अपन फ्लक्स लिखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम कहेंगे मान लेते हैं ऊपर एक आवेश है R दूरी पर, एक दूसरा आवेश Q2 है, और इसके चारों तरफ अपने गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। अब चूंकि एक बिंदु आवेश है तो इसके चारों तरफ का जो गॉसियन पृष्ठ होगा वो क्या होगा बेटा, इसके चारों तरफ का जो गॉसियन पृष्ठ होगा वो कैसा होगा, एक स्फीयर होगा, एक गोला होगा, ठीक है। चलिए तो अपन ने गॉसियन पृष्ठ की भी अपन ने क्या कर ली, वो कर ली इच्छा। अब ध्यान दीजिएगा, यदि मैं कहता हूं फ्लक्स, तो फ्लक्स का सूत्र क्या था सर, फ्लक्स का सिंपल सा सूत्र था सर, फाई बराबर क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा। अब ये एक्चुअली में ये क्या हो जाएगा, डी फाई, ठीक है। यदि मैं फाई निकालना चाहता हूं तो मुझे समाकलन करना होगा ई डॉट डी एस और कॉस थीटा का। अब यदि आप ध्यान दो थीटा क्या होता है, ठीक है, यदि आप ध्यान दो कि सर ये थीटा क्या होता है, तो थीटा क्या होता था बेटा, ई मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और डीएस मतलब कि क्षेत्रफल के बीच का कोण। यदि मैं कहता हूं कि भाई यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है एक प्रकार का क्षेत्रफल, जिसे मैं क्या नाम देता हूं, डीएस नाम देता हूं। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बाहर की तरफ होगी और डीएस का दिशा भी क्या होगी, बाहर की तरफ होगी। अब दोनों के बीच का कोण क्या है सर, दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री है, तो फाई बराबर आ जाएगा समाकलन ई डॉट डी एस कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो डायरेक्ट आ जाएगा फाई बराबर ई डॉट में क्या, डीएस, ठीक है। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं सर। आगे पर किंतु परंतु बंधु या फिर एक काम करते हैं, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा सर, ई बाहर कर लेते हैं, डॉट में क्या आ जाएगा, डीएस। सर डीएस क्या होता है, डीएस क्या है, क्षेत्रफल। एस मतलब सरफेस के लिए रहता है, डीएस क्या होता है, क्षेत्रफल। समाकलन कर रहे हैं तो कुल क्षेत्रफल है, गोले का कुल क्षेत्रफल क्या होता है सर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम लिखेंगे सर फाई बराबर ई गुणित में 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा फ्लक्स आ गया, ये समीकरण 1 हो गया, कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं सर। अब किंतु गॉस के प्रमेय से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं कहता हूं कि किंतु गॉस के प्रमेय से, गॉस प्रमेय क्या कहता है भाई, गॉस प्रमेय कहता है सर इतना नहीं करना है, सिंपल करना है, फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स निकालो, क्या करो, क्यू को एप्सिलॉन नॉट से भाग कर दो। ये समीकरण 2 बन गया। एक समीकरण 1 है, एक समीकरण 2 है। यहां पर भी फ्लक्स है, वहां पर भी फ्लक्स है। यदि दोनों के इस तरफ फ्लक्स है, मतलब कि एक बायां पक्ष एक दायां पक्ष होता है, यदि मैं कहता हूं दोनों के बाएं पक्ष में फ्लक्स है तो दायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। तो अपन लिखते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, क्या लिख रहे हैं अपन, हम लिख रहे हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 समीकरण 2 से अपन आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे और लिखेंगे बेटा हम कि सर ये जो ई गुणित में 4 पाई आर स्क्वायर हो गया है, ये बराबर आएगा सर क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट के। अच्छा क्यू क्या था बेटा, Q1 आवेश ले रहा था, तो मैं यहां पर इसको Q1 लिखूंगा, इसको भी क्या लिखूंगा बेटा, Q1 लिखूंगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या हो जाएगा। फिर ई का सूत्र क्या बनेगा, ई का सूत्र बनेगा सर, ये नीचे जाएगा 4 पाई, यहां पर तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा Q बटे में आर स्क्वायर, Q1 बटे में आर स्क्वायर। अब यदि मैं पूछूं सर इस पर कितना बल लग रहा होगा, तो सर बल का सूत्र होता है बराबर QE, तो यहाँ पर Q2 गुणित में E हो जाएगा, तो E का Q2 से गुणा कर देते हैं, बराबर क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 बटे में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा सूत्र बन चुका है। उम्मीद करता हूं तुम्हें चीजें समझ में आई होंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं अपना बढ़िया सा सुंदर सा क्वेश्चन, और इसके बाद साथ ही साथ करेंगे इस लेक्चर को समाप्त। क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स का मात्रक है वेबर, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट मीटर या फिर न्यूटन प्रति कूलम। ये हो रहा हूं शांत, माइक हो रहा है ऑन, और आप दे रहे एक सुंदर सा प्यारा सा आंसर।
वेरी गुड, एकदम सही, सही जवाब दिया। इसका सही आंसर क्या होगा सर? इसका सही आंसर होगा वोल्ट पर सॉरी वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर सी। अभी अभी सिखाया है इसलिए ज्यादा डिटेल पर नहीं जाते, ठीक है। चलो बेटा, अब करते हैं इस लेक्चर को समाप्त। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने सर पढ़ लिया क्षेत्र सदिश क्या होता है, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, गॉस का प्रमेय क्या है, गॉस प्रमेय के नियम के हिसाब से कूलाम का नियम कैसे निगमित कर सकते हैं, ये सारी चीजें पढ़ ली हैं। आइए समझता हूं किन प्रश्नों के उत्तर है हमारे पास। प्रश्न एक, क्षेत्र सदिश क्या है? आपके पास उत्तर है। विद्युत फ्लक्स क्या है? इसका ऐसा ही मात्रक विमीय सूत्र लिखिए, बन जाएगा। अगला, गॉस प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए, बन जाएगा। गॉसीय पृष्ठ क्या है? बन जाएगा। गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए, ये भी आपसे बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इतने सारे प्रश्नों के उत्तर मालूम, ठीक है। तो ठीक है, अब हम मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में, किसी अन्य लेक्चर में। तब तक के लिए बस यही कहना चाहूंगा, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड डे एंड थैंक यू। रॉन्ग आंसर, गलत जवाब, गलत कर दिया भाई। और कैसे गलत किया? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आंसर आ जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो वैसे तो अभिषेक सर का एक तरीका है कि सबसे पहले जो मान दिया है उसको लिख लो, फिर अपन आगे की ओर बढ़े। लेकिन ऐसा नहीं करके अपन क्या काम करते हैं भाई, अपन सीधा सा सूत्र याद रखते हैं कि अभिषेक सर ने आपको कभी परावैद्युतांक की परिभाषा पढ़ाई थी कि वायु में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल का अनुपात यदि हम माध्यम में दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल से निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा सर? ये हमारे पास आ जाएगा के बटे में एक लिख दो तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बेटा? के अनुपाते एक। क्या हो जाएगा? के अनुपाते एक, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। छोटी मोटी हो सकता है गलती हो गई हो, लेकिन अगली बार गलती ना हो इसकी बहुत ज्यादा ट्राई कीजिए, क्योंकि गलतियां जितनी कम होंगी नंबर उतने अच्छे आएंगे। तो चलिए भाई, विद्युत क्षेत्र सॉरी क्षेत्र सदिश तो पढ़ लिया अपन ने, अब हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत फ्लक्स को। रॉन्ग आंसर, गलत कर दिए हो। आओ मैं तुम्हें समझाता हूं कि ये चीज कैसे गलत हुई है, ठीक है। चलो समझाया जाए भाई कि ये चीज कैसे गलत हो गई। सिंपल सी बात है, हमको सबसे पहले क्या बनाना होगा सर? सबसे पहले सर्वप्रथम हमें एक वर्ग बनाना होगा। क्या बनाना होगा सर? सर्वप्रथम सबसे पहले हमें एक वर्ग बनाना होगा। जब हम ये वर्ग बनाएंगे तो हम देखेंगे सर इस वर्ग के पास कितने पृष्ठ है? टोटल 6। कितने पृष्ठ हैं? 6 प्रश्न है सर। लेकिन हमसे सिर्फ इतना बोला गया है कि एक पृष्ठ से निकलने वाले कुल फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न है, भुजा ए मीटर वाले घन के केंद्र पर एक बिंदु आवेश क्यू कूलाम रखा है, घन के किसी एक पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। यदि मेरे को केवल ऊपर वाले पृष्ठ से निकालना है तो सर सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि कुल फ्लक्स कितना है। क्या पता होना चाहिए सर? मुझे पता होना चाहिए कुल फ्लक्स कितना है। तो कुल फ्लक्स कितना है बेटा? हम लिखते हैं फाई बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा? फाई बराबर क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। पूरे से मतलब कि हमारे पास अलग अलग पृष्ठ है ना हमारे पास, जैसे एक ऊपर है वैसे एक पृष्ठ हमारे पास सेम टू सेम नीचे भी है, ये है ना। एक पृष्ठ ये है हमारे पास, जैसे हमारे पास इस साइड में एक पृष्ठ है ना, वैसे हमारे पास क्या है इस साइड पे भी क्या है बेटा? एक पृष्ठ है बढ़िया सा सुंदर सा, ठीक है। और इसी प्रकार से यदि मैं देखता हूं तो एक पृष्ठ हमारे पास क्या है? सामने। क्या है बेटा? एक पृष्ठ हमारे पास एकदम सामने की ओर है, ठीक है। सामने की ओर वाले पृष्ठ को इस प्रकार से बनाते हैं, और एक पृष्ठ क्या हमारे पीछे की ओर है, तो ये हमारा पीछे की ओर वाला पृष्ठ बन गया। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा क्या है? वर्ग बन गया। अब यदि 6 पृष्ठ है हमारे पास, यदि एक पृष्ठ से पता किया तो अपन किसके भाग करते हैं? 6 से भाग करते हैं। क्यों भाग कर रहे हैं सर 6 से? बहुत सिंपल सी बात है, हम 6 से इसलिए भाग कर रहे हैं कि यदि हम टोटल की बात करते हैं तो 6 पृष्ठ मतलब 60 मान लेते हैं, कुल फ्लक्स 60 था। 60 था तो ऊपर से 10, नीचे से 10, इस तरफ से 10, इस तरफ से 10, सामने से तो पीछे से 10, तो टोटल ऐसे निकाला अपन ने, ठीक है। चलो बेटा बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपन अगला कौन क्वेश्चन। लेकिन उसके पहले मैं टिक लगा दूं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है सर? हमारा ऑप्शन नंबर बी सही, ठीक है। चलो अब अपन देखेंगे कि जो गॉस का थ्योरम अपन पढ़ भी रहे हैं वो थ्योरम एकदम सही है या गलत है। रॉन्ग आंसर, गलत कर दिए हो भाई। और ऐसे कैसे गलत कर सकते हो? देखो बहुत सिंपल सा काम था। क्या करना था? सबसे पहले तो अपन ने फ्लक्स का फॉर्मूला अभी भी पढ़ा है। क्या होता है सर? फ्लक्स बराबर होता है अपने पास क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। और मास्टर जी ने क्या बोला आपको? एकांक आवेश दिया है। और जब जब आपको ये एकांक आवेश दिया होगा, क्या होगा बेटा? जब जब ये आपको एकांक आवेश दे देंगे, ठीक है, मुझे लिख लेना चाहिए ये एकांक आवेश, ठीक है। जब तक आपको एकांक आवेश दिया जाएगा मतलब क्यू बराबर कितना है? 1 कूलम। और जब क्यू का मान अपने पास 1 कूलम है तो हम क्या करेंगे? ये हो जाएगा सर फाई बराबर क्यू की जगह पर 1 बटे में एप्सिलॉन नॉट। कौन सा ऑप्शन सही दिखता है सर? ऑप्शन नंबर डी एकदम सही दिखता है, ठीक है। चलो अब उम्मीद कर रहा हूं कि आप गलती नहीं करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है।
रॉन्ग आंसर, गलत जवाब दिए हो। क्यों गलत जवाब दिए हो मुझे नहीं समझ में आता है, पर समझदारी का थोड़ा भी काम करते बेटा तो हमारे पास सूत्र होता है फ्लक्स का, क्या है बेटा, फाई बराबर होता है सर ई ए कॉस थीटा। यूं तो मैं समझा चुका हूं, पर तुम्हें यदि नहीं समझ में आया तो दोबारा समझा रहा हूं। ई क्या हुआ करता था याद करो, माइनस डीवी बटे डी आर, एक सूत्र बताया था जब इसका ऐसा ही मात्रक बता रहा था। हालांकि इसको अपन सिद्ध करेंगे दूसरे पार्ट में। ये था सर वोल्ट प्रति मीटर, तो अपन यहाँ पर लिखते हैं सर वोल्ट प्रति मीटर गुणित में मीटर का स्क्वायर, इसका तो कोई मात्रक होता ही नहीं है, मीटर से स्क्वायर कैंसिल, आंसर क्या आएगा वोल्ट मीटर। क्या कोई तकलीफ नहीं सर, कौन सा ऑप्शन सही, सी वाला सर, ठीक है। चलो अब धीरे से इस लेक्चर को करने जा रहे हैं समाप्त, और फिर मिलेंगे अपन अगले लेक्चर में।